नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हुसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुँच गए हैं। उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया है और वहाँ से वो जो सरमायाकारी हासिल करेंगे तारीख में एक नए बाब का इजाफा होगा। तो बहरहाल एक तो डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुँच गए हैं, वहाँ पर खुद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया, उनका खैर मकदम किया। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं आपको बताते हैं। आदमपुरा पंजाब के एक फ़ज़ाई अड्डा है और वहाँ पर वो पहुँचे, फ़ौजी जवानों से मुलाकात की और उनके हौसले बढ़ाने की बात की। वैसे भी मोदी जी को इस तरह के फ़ौजी अड्डों पर अब जाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आवाम उन पर काफ़ी बरहम है, नाराज़ है और इसलिए नाराज़ है कि वो एक जीती हुई जंग को ख़त्म करने में यानी माइल हो गए या उन्हें तरगीब दी गई और उन्होंने उस तरगीब को कबूल कर लिया। तो बहरहाल मोदी ने वहाँ पर फ़ौजी जवानों से मुलाकात की और जितने भी फ़ौजी अहदेदार थे उन्हें हौसला भी दिया। वैसे भी आपको ये भी बता दें कि इसी दौरान एक खबर आ रही है कि राजनाथ सिंह जो हमारे वज़ीर दिफा है वो CDS जनरल अनिल चौहान और दीगर सीनियर अहदेदारों के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया और जो मगरबी सरहदें हैं हमारे यानी मुल्क की जो मगरबी सरहदें हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जायज़ा लिया, वहाँ के इंतज़ामात के बारे में जायज़ा लिया। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर आज़म कल 8 बजे अचानक TV पर आते हैं। वैसे भी उन्होंने कह दिया था कि मैं 8 बजे आऊँगा, कौम से खिताब करूँगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार TV पर आ रहे थे और बात कर रहे थे। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में ये मशहूर है कि वो सहाफ़ियों से बात नहीं करते, पता नहीं डरते हैं या फिर उन्हें अवॉइड करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो अक्षय कुमार जैसे फिल्म स्टार अगर उनका इंटरव्यू लेते हैं तो ये बताते हैं कि वो आम किस तरह चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं या चाट कर खाते हैं, ये अच्छी तरह बता देते हैं। उनसे ये सवाल किया जाता है कि मोदी जी आप सोते नहीं, मुल्क की खिदमत करते हैं, आखिर एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये भी उसका जवाब दे देते हैं। लेकिन आज मुल्क को मोदी जी के एनर्जी की, मोदी जी के आम खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज मुल्क को ज़रूरत है तो एक ताकतवर हुकूमत की ज़रूरत है। और आज अपोजिशन यही कह रही है कि आपने एक अच्छा मौका गंवा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये बेहतरीन मौका था। तो बहरहाल मोदी जी ने कल जिस तरह खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान जिस तरह यानी जौहरी जंग की धमकियाँ दे रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, वो नाकाबिल कबूल है। हमने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया है, इस तरह की बातें की है। अल्फाज का इंतखाब बहुत अच्छा रहा और उन्होंने कहा कि हमारे फौलादी इरादों के सामने पाकिस्तान को सर झुकाने का यानी मजबूर होना पड़ा है। लेकिन आप देखेंगे कि सारी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि जंग जो ख़त्म हुई है यानी जो कशीदगी ख़त्म हुई है वो दरअसल ट्रंप के दबाव के नतीजे में हुई है। और ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मैंने धमकी दी थी दोनों मुल्कों को कि अगर तुम जंग बंदी नहीं करोगे तो फिर तुमसे तिजारत नहीं की जाएगी। तो बहरहाल ये धमकी कारगर साबित हुई, काम कर गई और दोनों मुल्कों ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। अब अपोजिशन भी ये सवाल कर रही है मोदी जी से कि आखिर इस कदर हमारी फ़ौज कामयाब हमले कर रही थी, उसके बाद अचानक आपने जंग बंदी कर दी है, इसलिए पहले आप पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब कीजिए और ये बताइए कि आखिर क्या वजूहात थी जिसके नतीजे में जंग बंदी हुई है। तो सज्जा साहब की तरफ हम चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर मोदी जी में अब इस तरह का जोश कैसे आ गया है कि वो आदमपुरा फ़ज़ाई अड्डा जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान आप देखेंगे कि 2 मरतबा कुल जमाती इजलास मुनक़िद होता है, लेकिन उसमें शिरकत नहीं करते, बिहार जाते हैं। ये बिल्कुल देखिए, सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल तो उठेंगे ही। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कौम से खिताब किया, ट्रंप का जिक्र नहीं किया। जी ये भी सवाल कांग्रेस ने उठाया है। आज वो जो है एयरबेस गए, आदमपुर एयरबेस गए, वहाँ पे उन्होंने जो है जवानों से मुलाकात की, बात की। देखिए आदमपुर एयरबेस
کہ اس لیے بھی اہمیت ہو جاتی ہے کہ وہاں بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان کی جانب سے گزشتہ حالیہ جنگ میں، تو جوانوں نے جو ہے اس حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ تو یقیناً ہمارے ملک کے بہادر جوان ہیں اور ان کی ہر سطح پہ جو ہے ستائش کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن بھی، جب اپوزیشن کی پریس کانفرنس آج باضابطہ کی گئی، اشوک گہلوت نے کی، کانگریس کی جو ہے طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی، تو سب سے پہلے انہوں نے ہمارے ملک کے بہادر جوانوں کو سلام کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جوان جو ہے جو جنگ جیت رہے تھے، وزیر اعظم مودی کی وجہ سے ان کو جو ہے اس جنگ کو جو ہے بیچ میں چھوڑنا پڑا۔ تو انہوں نے سوال یہی کیا کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ جنگ جاری تھی، سارا قوم جو ہے حکومت کے ساتھ تھی، اپوزیشن ساری حکومت کے ساتھ تھی۔ اپوزیشن نے تو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ اس جنگ میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو پھر ایسی کیا مجبوری آئی کہ آپ نے اچانک جو ہے جنگ روک دی؟ وہ بھی جو ہے آپ نہیں کرتے، اعلان ٹرمپ کرتے ہیں، اور پھر رات بھر مذاکرات ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ مذاکرات اتنے گپت انداز میں ایسے جو ہے کیا مجبوری تھی؟ ورنہ تو سب ماضی میں جو ہے جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان جنگوں کے لیے بات چیت بھی ہوتی تو جو ہے عوام کو اور حکومت کو اور اپوزیشن کو جو ہے اس کا پتہ ہوتا کہ بات چیت ہو رہی ہے اور جنگ کو جو ہے روکنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں جنگ شروع ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے سپاہی کراچی تک پہنچ گئے تھے، ہمارے سپاہی لاہور تک پہنچ گئے تھے، ہمارے سپاہیوں نے جموں کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں اور ہمارے سپاہیوں نے جو ہے بہاولپور میں، سیالکوٹ میں، پنجاب کے علاقوں میں جو ہے پوری طریقے سے جو ہے دہشت گردی کے اڈوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ہمارے سپاہیوں نے پوری بہت بہادری کے ساتھ جو ہے تابڑ توڑ حملے کیے تھے پاکستان میں، اور پاکستان بوکھلایا ہوا تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جو ہے ہم جو ہے یہ جنگ جیت رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ اچانک جو ہے راتوں رات وہاں ٹرمپ کی جو ہے فون پر بات ہوتی ہے، یہاں جے شنکر سے اور اجیت دوال سے بات چیت ہوتی ہے، قومی سلامتی مشیر، پھر وہاں پاکستان کے جو ہے حکام سے بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صبح میں نہیں بلکہ دوپہر میں 2:30 رات بھر گولہ باری ہوتی رہی، خوفناک گولہ باری، جموں تک کے جو ہے علاقوں پہ جو ہے گولہ باری کرتے رہے پاکستانی افواج۔ اور پھر صبح میں 3:30 بجے دوپہر میں ٹرمپ کی ایک ٹویٹ آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دونوں فریقین جنگ بندی کے لیے اتفاق کر لیا ہے، اور شام میں 5 بجے سے جو ہے جنگ بندی ہو گئی ہے، کوئی فائرنگ نہیں ہوگی، سمندری علاقوں پہ بھی نہیں ہوگی، اور جو ہے فضائی حدود سے بھی نہیں ہوگی، اور زمینی حملے بھی نہیں ہوں گے۔ تو صاف طور پہ ٹرمپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہ فضائیہ سے ہوگی، نہ سمندری راستے سے ہوگی، نہ زمین سے ہوگی، کہیں سے اٹیک نہیں ہوگا، اور 5 بجے سے جنگ بندی ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کا اعلان آتا ہے، باضابطہ ٹویٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انڈیا کی طرف سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، کچھ دیر بعد جو ہے صوفیہ قریشی کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ جو ہے تصدیق کرتی ہیں کہ جو ہے جنگ بندی ہو گئی ہے۔ پھر پاکستان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تو یہی سوال اب اپوزیشن کر رہی ہے۔ دیکھیں، گزشتہ روز مودی نے قوم سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا معاملے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یقیناً انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے ذریعے ہم نے ان بیواؤں کا جو ہے بدلہ لے لیا ہے جن کے جو ہے شوہر وہاں پہ پہلگام میں مارے گئے تھے، دہشت گردانہ حملے میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ تو وزیر اعظم نے کہا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آپریشن سندور کو ابھی پوری طریقے سے ختم نہیں کیا ہے، ہم جو ہے ہائی الرٹ پہ ہیں۔ سب کچھ وزیر اعظم کہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم اس اہم ترین تقریر میں ٹرمپ کا نام لینا جو ہے بالکل جو ہے گوارا نہیں کرتے، یا ذکر تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہی دیکھیے، اپوزیشن نے کہا کہ آپ کو ایک میٹنگ بلانی چاہیے تھی، پہلا سوال آپ نے نہیں بلائی، تمام اپوزیشن جماعتوں کے آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا، کم سے کم تمام جماعتوں کے لیڈران کو آپ بلاتے، اپوزیشن جماعتوں کے تمام لیڈران کو آپ بلاتے اور ان کے ساتھ میٹنگ کرتے اور اعتماد میں لیتے۔ یہ آپ نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے گزشتہ روز جو میٹنگ کی جنگ بندی کے لیے، کیا شرائط تھیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے نہیں بتایا اپوزیشن کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں تاناشاہی جو ہے ایسی نہیں چلتی جس طرح کی تاناشاہی آپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوری ملک ہے اور پورے ملک کے عوام جو ہے آج اس جنگ کے ساتھ کھڑے تھے۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ملک کے لوگ جو ہے
चाह रहे थे कि हम जो है पाकिस्तान को जो है तहस नहस कर दें, नेस्त नाबूद कर दें, हम पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा दें। जब मिटा दें, जब 140 करोड़ आवाम का इस मुल्क में जज्बा था और हर कोई जो है जंग में सिपाहियों के साथ खड़ा नज़र आ रहा था, तो इस वक्त अचानक जंगबंदी करना, एग्रीमेंट करना, मुज़ाकरात करना, फिर उसके बाद जो है बाज़ाब्ता दोनों जो है तरफ ऑपरेशन, जो जंग का ऑपरेशन जो संभाल रहे थे, उनका जो है दोनों तरफ के जनरलों का जो है आना, मैदान में आना, उनका जो है एग्रीमेंट करना, और उस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें हुई हैं, इसका भी जो है सारी की सारी जो भी चीज़ें हुई हैं, इसका जो है अपोजिशन के सामने आना चाहिए। आप एक दस्तावेज़ तहरीर कीजिए। उन्होंने हवाला दिया कि वाजपेयी के दौर में जब कारगिल की जंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब वाजपेयी के दौर में कारगिल की जंग हुई थी तो जंग ख़त्म होने के 3 दिन के अंदर वाजपेयी ने पूरी की पूरी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी थी, तहरीरी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी थी, और उन्होंने एक एक चीज़ बताई थी कि जंग कैसे शुरू हुई, जंग ख़त्म कैसे हुई, इसमें हिंदुस्तानी अफवाज को कामयाबी कैसे मिली। किसी कोई चीज़ नहीं छुपाई गई। तो यकीनन ये एक जमहूरी मुल्क है, और सारी जमातों को, जो आवाम की चुनी हुई जमातें हैं, सारे मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स को जो आवाम के चुने हुए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये सब कुछ जानने का जो है इख्तियार हासिल है। खुद मुख्तारी तो नहीं है। संजय रावत तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप खुद मुख्तार कब से बन गए। जी हाँ, जी हाँ। आप, संजय रावत ने सवाल किया कि आप खुद मुख्तार कैसे बन गए, आप क्या ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं, क्या है आखिर, क्या किस्सा क्या है आखिर। जी, बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल रेफरी बन गए हैं, या डिप्लोमेटिक रेफरी भी उनका नाम दिया जा सकता है। जिस अंदाज में वो अपने इशारों पर सारी दुनिया को नचा रहे हैं, वो हैरत अंगेज़ बात है। और आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने इसराइल और गज़ा फ़लस्तीनियों का जो तनाज़ा चल रहा है, जंग चल रही है, इसराइल की जो दहशतगर्दी है और उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल इसराइल जिस तरह दहशतगर्दी के लिए और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए ज़िम्मेदार है, उसी तरह उसका जो सरपरस्त है, उसका आगा जो है, वो भी ज़िम्मेदार है। और ये आगा कौन है, ये सरपरस्त कौन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन है बहुत ही होशियार है, अक्लमंद है, समझ जाते हैं, एक इशारा काफ़ी हो जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि फ़लस्तीनियों का जहाँ तक सवाल है, तो हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल फ़लस्तीन जंग का आगाज़ हुआ था, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत के बायस वो जंगबंदी भी की गई थी। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को इसराइल ने शहीद किया, जिसमें आपको बताना ज़रूरी है कि तकरीबन 70% ख़वातीन और बच्चे, मासूम बच्चे हैं। अब ये खबर आई है कि वहाँ जो आँखों का दवाखाना है, यानी दवाखाने चश्म है, वहाँ से जो खबरें आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि कम से कम 1500 जो फ़लस्तीनी हैं उनकी बसारत मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो गई है, यानी वो अपनी बसारत से महरूम हो चुके हैं। और हद तो यह है कि वहाँ पर कोई आलात तिब्बी नहीं है जिसके ज़रिए उनका इलाज किया जा सके। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मज़ीद 4000 फ़लस्तीनी अपनी बसारत से, यानी बीनाई से महरूम हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह दहशतगर्दी का राज या वहाँ पर दहशतगर्दी चलाई जा रही है वहाँ गज़ा में, और फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस बारे में हम तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन यह हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ कहीं रहे फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएँ, और जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी इसराइल कर रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। तो बहरहाल अब आपको लिए चलते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया है, और ऐसा खैर मकदम किया गया है कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप सरमायाकारी करेंगे तो हम आपके मुल्क का दौरा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तभी आप देखेंगे कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि $600 अरब की सरमायाकारी हम अमेरिका में करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अगर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे तो हम सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तो आपको बता दूं कि MBS ने फिर ऐलान कर दिया कि $1 खरब से ज़ायद की सरमायाकारी की जाएगी अमेरिका में। तो आपने देखा कि $1 खरब की सरमायाकारी हासिल करने के लिए
ट्रंप सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी पैक्ट यानी सलामती का माहिदा होगा, तहफ़्फ़ुज़ का वहाँ माहिदा अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तय पाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको एक तो ये बात है। दूसरा जो दौरा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप पहुँचेंगे कतर में। आपको बता दूं कि उनके लिए एयरफोर्स 1 जो तैयारा होता है अमेरिकी सदर के लिए, वो तकरीबन 40 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को बतौर तोहफा से बोइंग 747 तैयारा, इंतहाई असरी इंतहाई लग्जरी तैयारा है, वो देने का बतौर तोहफा ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप रिटायर होंगे या सबकदोश होंगे या ओहदे सदारत छोड़ेंगे तो उनकी फाउंडेशन को ये तैयारा चले जाएगा, यानी उसके हक में चले जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तीसरा जो दौरा करेंगे, ये मतलब यही 4-5 दिनों में ये दौरा करेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात में, और वहाँ पर भी खरबों डॉलर की सरमायाकारी हासिल करेंगे। और मुत्तहिदा अरब इमारात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के शोबे में अमेरिका के साथ माहदात करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। तो बहरहाल सज्जा साहब, आप देखेंगे कि एक डोनाल्ड ट्रंप की जो अहमियत इंटरनेशनल लेवल पे है, अगर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहते हैं कि जंग बंदी करो तो जंग बंदी हो जाती है, यूक्रेन से कहते हैं कि हमारे साथ मादनियात का जो माहिदा है वो करो तो वो कर लेते हैं, और कहते हैं कि जंग रोको तो रुक जाती है या हमले रोको तो रुक जाती है। तो आप फिर देखेंगे कि गजा में हालात बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनकी नीयत ख़राब होने की वजह से, जिस तरह उनके मंसूबे हैं इसराइल फ़लस्तीन के ताल्लुक से, फ़लस्तीनियों के ताल्लुक से, उसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए दुनिया को इशारों पर नचा रहे हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वहाँ जहाँ मासूम निहत्ते अवामों की जाने जा रही हैं, वहाँ उनकी एक नहीं चल पा रही है। अब देखिए, जैसे कि फ़लस्तीन है, तकरीबन 2 सालों से वहाँ पे जो है खौफनाक बमबारी हो रही है, दहशत का जो है एक माहौल वहाँ पे पैदा किया गया है। गजा शहर को तहस नहस करके रख दिया गया है। अभी गुज़िश्ता रोज़े मैं जो है देख रहा था कि खबर आई थी कि 4 लाख फ़लस्तीनियों को जो है गजा के उन टूटे फूटे इलाकों से जो है दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल ने कह दिया है कि हमको इन इलाकों में जो है बमबारी करनी है, कार्रवाई करनी है। जी जी। क्योंकि यहाँ जो है यरगमालियों के ठिकाने ज़ेर ज़मीन होने की हमको पता चला है। तो बहरहाल जो है मुसलसल इसराइल वहाँ पे जो है फ़लस्तीनियों पे जुल्म ढा रहा है। फ़लस्तीनी मर रहे हैं, ज़ख्मी हैं। जो मर गए वो तो शहीद हो गए, लेकिन जो ज़ख्मी हैं उनका क्या हाल है? आप अंदाज़ा लगाइए कि दवाओं की किल्लत, खाने की किल्लत, पानी की किल्लत, किस बदतरीन हालत में ये फ़लस्तीनी जो है वहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। पूरे के पूरे खंडर हैं, पूरा शहर गजा सिटी पूरा का पूरा जो है खंडर बना दिया गया है। ऐसा मालूम होता है कि अब यहाँ कोई शहर नहीं बसाया जाएगा, जिस तरीके से उसको तहस नहस किया गया है। जीती जाती बस्ती को जो है चंद दिनों में मलियामेट करके रख दिया गया। और ना ट्रंप को जो है इस बात का होश है कि वो वहाँ पे जंगबंदी कराएं, ना बाकी दुनिया को, चाहे आलम इस्लाम हो। देखिए, क़तर $40 बिलियन का जो है प्लेन अमेरिकी सदर को गिफ्ट करने को तैयार है। उड़ता हुआ महल उसको कहा जा रहा है, जो तैयारा एयरफोर्स 7 से कहीं ज़्यादा आलिशान तैयारा है, कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ इस तैयारे में हैं। और ये जो है ट्रंप के ज़ेर इस्तेमाल रहेगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि अब तक ये होता था कि ट्रंप या फिर जो भी अमेरिकी सदर जहाँ भी जाता तो वो एयरफोर्स 1 में जाता था, लेकिन अब ट्रंप यहाँ से जहाँ भी जाएंगे तो वो इस आलिशान जो है क़तर के गिफ्ट करदा तैयारे में जाएंगे। लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं हो रही है कि जो है वो फ़लस्तीन के वो मासूम बच्चे, फ़लस्तीन की सशक्त ख़वातीन, वो जो एक एक नेवाले के लिए जो है तरस रहे हैं, उनकी तरफ देखा जाए। ये किसी को जो है तौफीक नहीं होती। आज मैं देख रहा था ट्रंप जो है सऊदी अरब रियाद के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान समेत पूरी जो है सऊदी क़यादत वहाँ पे मौजूद होती है। उनका आलिशान इस्तकबाल किया जाता है। उनको एक सोने के महल में जो है उनको जो है इस्तकबाल किया जाता है, उनको इस्तकबालिया दिया जाता है, और उनके सामने बिछे जा रहे हैं लोग। कितने अफसोस की बात है कि जो है क्या हम मुसलमान हैं? सबसे बड़ा सवाल हम जब हम ये देखते हैं तो हमको जो है अपने मुसलमान होने पे जो है सवाल करना पड़ता है कि क्या हम ऐसे मुसलमान हैं?
हालांकि सीसा पिलाही दीवार की तरह होना चाहिए। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहां तक फलस्तीन का सवाल है, आपने देखा कि आज दो अहम वाकयात हुए हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप को एक तैयारा दिया जा रहा है, लग्जरी तैयारा 747 बोइंग 747 आलिशान तैयारा है, और वो तैयारा डोनाल्ड ट्रंप को बतौर तोहफा पेश किया जा रहा है। एक तरफ है, और ये दुनिया के देखिए दो रुख देखिए आप, एक रुख ये है और ये कोई और नहीं बल्कि आलम अरब की जानिब से ये दिया जा रहा है तैयारा, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फलस्तीनी मासूम फूल जैसे बच्चों के लिए कफन तक दस्तयाब नहीं है, कोई उन्हें कफन भी तोहफे में नहीं दे रहा है। तो ये हमारी ईमान का जो दर्जा है वो हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला से हम यही दुआ कर सकते हैं, रहम की दुआ कर सकते हैं, करम की दुआ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मुसलमान जब शहीद होता है ना उसे कफन की ज़रूरत होती है, ना उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो तो जन्नत में अपना घर देखता है। और हम फ़लस्तीनी ये खुशकिस्मत हैं, चाहे वो मासूम बच्चे हों या फिर जवान हो या ख़वातीन हो, तमाम के तमाम जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है, खुशकिस्मत है कि उन्होंने जन्नत में अपना घर देख लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ फ़ना होने वाली है। ये तैयारे, ये सैयारे, ये जो कुछ भी आप आलीशान इमारतें सब देख रहे हैं, एक ना एक दिन ढेर होंगी, एक ना एक दिन ज़मीन के बराबर हो जाएंगी। और जब हिसाब लिया जाएगा तो जब आपका अंदाजा होगा कि आप क्या है, आपने क्या किया था, आपको क्या करना चाहिए था, आपको किस मकसद से दुनिया में भेजा गया था, ये देखने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम एक और खबर की जानिब चलते हैं, और उस खबर का ताल्लुक है मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार हैं, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में। उनका जो अंदाज होता है, एक ऐसा भी दौर आया था जब वो दिवालियापन का शिकार हो गए थे, एक पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वो एहसान फरामोश हैं। कोई भी उन पर एहसान करता है तो उसके एहसान का बदला एहसान से नहीं देते, बल्कि उसके साथ कोई एहसान का मामला भी नहीं करते। तो बहरहाल वो अपने मोहसिनों को भूलने या उन्हें फरामोश करने के लिए काफ़ी बदनाम है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि 7 हिंदुस्तानी जब फिल्म में उन्हें लिया गया था, अब्बास जो डायरेक्टर थे उन्होंने फरामोश कर दिया। महमूद कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की बहुत ज़्यादा मदद की थी, लेकिन महमूद को भी उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में जब महमूद गुजर रहे थे उस वक्त यानी फराहम कर दिया था, यानी फरामोश कर दिया था। फिर आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन ने जिस तरह एहसान फरामोशी कादर खान के साथ की, कादर खान को भी शिकवा रहा, शिकायत रही, इसी तरह अमर सिंह ये समाजवादी पार्टी के लीडर है, और उस वक्त अमर सिंह ने मदद की जबकि अमिताभ बच्चन तबाह व बर्बाद हो गए थे। तो बहरहाल अब फौज के बारे में अमिताभ बच्चन ने वही काम किया है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फौज के बारे में वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और यहाँ तक कि पहलगाम में जो 26 मासूम जाने गई है उनके बारे में भी कह रहे हैं कि हमारे बहनों का सिंदूर जो मिटाएगा हम उसे मिटा देंगे, और हमने उसे जमीन में मिला दिया, खाक में मिला दिया। अब वज़ीर आज़म का इम्तिहान है। वैसे कैसे इम्तिहान है? वज़ीर आज़म का इम्तिहान ऐसे है कि जिन बहनों के सिंदूर मिटाए गए हैं, वज़ीर आज़म की हुकूमत की जानिब से कम अज कम उन्हें 5-5 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया देना चाहिए। तब कहीं जाकर समझा जाएगा कि वज़ीर आज़म हकीकी हमदर्द है अपनी बहनों के, यानी जिनके सिंदूर चले गए हैं, और यकीनन देना चाहिए, 5-5 करोड़ रुपए देना चाहिए या एक्स ग्रेशिया। और दूसरी अहम बात, इम्तियाज हुसैन बिहार के एक फौजी जवान हैं जो शहीद हुए हैं, अब उनके बारे में 10 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म को देना चाहिए। क्या वज़ीर आज़म देंगे? नहीं देंगे, सिर्फ ताज़ियत करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और ऐसे दिखाएंगे जैसे कि सब कुछ है वो हिंदुस्तान के लिए। पहले ये 26 लोगों को 5-5 करोड़, और जो जवान हमारे शहीद हुए, आंध्रा का एक जवान शहीद हुआ है, बिहार का एक इम्तियाज शहीद हुए हैं, तो इन शहीदों को 10-10 करोड़ रुपए एक मुआवजा दिया जाना चाहिए वज़ीर आज़म की जानिब से। तो बहरहाल अमिताभ बच्चन की हम बात कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने फौज को अपनी वालिद साहब की शायरी, अपनी भी शायरी नहीं, वालिद साहब की शायरी के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। क्या अमिताभ बच्चन में अखलाकी इक़दार बाकी हैं, उनका किरदार बाकी है? क्या वो शेर व शायरी के बजाय माली मदद नहीं कर सकते फौजियों की? यकीनन देखिए अब अमिताभ बच्चन से हम क्या तवक्को रखेंगे। देखिए वज़ीर आज़म मोदी ही जो है अभी तक पहलगाम के शहीदों के लिए, और फिर जो है अभी तो देखिए इतनी बड़ी जंग जो है
ایک جانب سے شروع ہو کے دوسری جانب جو ہے اب ختم ہوئی ہے، تو اس میں بھی بہت سارے جو ہے شہید ہیں، بہت سارے جوان زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے جو ہے امتیاز کا ذکر کیا بہار کے، اور بہت سارے جو ہے. تو اس سلسلے میں بھی دیکھیے صرف جو ہے آپ ایک ایئر بیس پہ جا کے لوگوں سے مل کے جو ہے مجھے فخر ہے یہ ایک زبانی جمع خرچ کر کے آ جاتے ہیں، تو اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ہمدرد ہیں تو پھر ہمدردی کریے اور ان کی مالی مدد کے لیے جو ہے آگے بڑھیے. یقیناً امیتابھ بچن کو بھی جو ہے صرف شعر شاعری پہ جو ہے مطلب ہے کہ شعر شاعری کر کے نکل جائیں گے. اگر آپ واقعی جو ہے ہمدرد ہیں تو پھر کم از کم آپ یہ تو اعلان کیجئے کہ ہم اپنے طرف سے یا پھر اپنے جو ہے جو بھی ان کا مطلب کون بنے گا کروڑ پتی آج کل وہ اس کی میزبانی کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے جو ہے ہم لوگوں سے کم آپ لوگوں سے اپیل تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے آپ مالی مدد کیجئے. ہم نے ٹارگٹ کیا ہے 100 کروڑ کا، 100 کروڑ کا ٹارگٹ کیجئے آپ. ہم دیتے ہیں 100 کروڑ روپے ان کو دیں گے، آپ جو ہے دیجئے، کم سے کم عوام سے اپیل تو کریے آپ. جی ہاں، QR کوڈ دیجیے، آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں لوگ. بالکل. اور ویسے بھی شعر و شاعری سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے آنسو یعنی سوکھنے والے ہیں یا رکنے والے ہیں. بہرحال مہربانی شعر و شاعری چھوڑیے، پہلے ان کو پیسے دیجیے. آپ اگر معاوضہ دیجیے تو مالی مدد کیجیے. یہ شعر و شاعری کے ذریعے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، یہ ہونے والا نہیں ہے. آپ ہو یا وزیر اعظم ہو، انہیں چاہیے کہ یہ فخر کرنا، یہ شکر کرنا، یہ ناز کرنا یہ چھوڑیے. پہلے انہیں 5-5 کروڑ روپے معاوضہ دیجیے، اور جو سپاہی شہید ہوئے ہیں انہیں 10-10 کروڑ روپے معاوضہ دیجیے، تب کہیں جا کر آپ کو ایک اچھا ہندوستانی سمجھا جائے گا. بہرحال ناظرین، آپ کو ایک اور اہم خبر بتاتے ہوئے ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کئی ہندوستان کے جو ریجنل پاسپورٹ آفیسز ہیں وہاں سے اب آپ کو جو پاسپورٹ جاری کیا جائے گا وہ ہوگا ای پاسپورٹ ہوگا، اور الیکٹرانک پاسپورٹ ہوگا، ڈیجیٹل پاسپورٹ ہوگا، اور اس میں حیدرآباد ریجنل پاسپورٹ آفس بھی شامل ہے. اور وہاں آپ دیکھیں گے ریجنل پاسپورٹ آفس ناگپور ہے، بھونیشور ہے، جموں ہے، گوا ہے، شملہ، رائے پور اور جے پور، امرتسر سے لے کر جے پور، چنئی اور حیدرآباد سے لے کر سورت اور رانچی جیسے پاسپورٹ آفس جو ہیں وہاں پر آپ کو ای پاسپورٹ جاری کر دیے جا رہے ہیں. اب اس کی شروعات ہو چکی ہے، بہت اچھی بات ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ای پاسپورٹ میں ایک چپ ہوتا ہے جس میں آپ کی تمام تفصیلات درج ہوتی ہیں. ایک معمولی چپ ہوتا ہے اور اس چپ میں آپ کی تمام تفصیلات درج ہوتی ہے، جس سے پاسپورٹ ہولڈرز کے جو معلومات ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں پاسپورٹ جو ڈیٹا ہے پاسپورٹ ہولڈر کا وہ اچھی طرح مینٹین کرنے کی صلاحیت اس پاسپورٹ میں ہے. اس کے علاوہ یہ جو پاسپورٹ ہے ایک بکلیٹ اور ڈیجیٹلی سائنڈ الیکٹرانک چپ پر مشتمل ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے تمام امیگریشن جو آفیسرز ہیں یا آفیسز ہیں اس میں سے قبول کیا جاتا ہے. اور اس کے اوپر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ای پاسپورٹ ہے اس پر ایک گولڈ کلر کا ایک سمبل بھی ہوتا ہے. اس میں ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے FRID چپ جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. سجا صاحب جی بالکل. دیکھیے یقیناً دیکھیے اب دنیا جو ہے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، ہم جو ہے AI کی طرف بڑھ رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جی تو یقیناً یہ ایک جو ہے مستحسن اقدام ہے کہ جو ہے پاسپورٹ کے دفاتر نے اب ای پاسپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے مسافرین کو بہت سہولت ہوگی. ہاں بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک شراب نوشی کا سوال ہے اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب لڑکیاں بھی شراب نوشی یا منشیات کا شکار ہو رہے ہیں. کل ہی ہم نے آپ کو اومیگا ہاسپٹل کے جو سابق CEO ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کس طرح منشیات کی لت میں مبتلا ہوتی ہے اور پھر اپنا جائیداد بھی 1 کروڑ کی بیچ کر منشیات کی رقم ادا کرتی ہے. تو بہرحال آپ کو ایک خبر آ رہی ہے کہ حیدرآباد میں ایک 20 سالہ بایو میڈیکل اسٹوڈنٹ جس کا تعلق آندھرا پردیش سے وہ اپنے ایک نوجوان سے دوستی کرتی ہے، اور وہ نوجوان اسے حیدرآباد بلاتا ہے کہ آپ کو کیونکہ آپ بایو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، سال آخر کی طالبہ ہے، آپ کو یہاں حیدرآباد کی ایک یعنی بایو میڈیکل کمپنی میں انٹرنشپ دلائی جائے گی. تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ جو لڑکیاں شراب پی رہی ہیں، الکوہل استعمال کر رہی ہیں، وہ اپنی عزتوں سے بھی محروم ہو رہی ہے. تو بہرحال وہ اسے بلاتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ ایک پارٹی میں لے جاتا ہے، اور لے جا کر اس قدر زیادہ شراب پلاتا ہے کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتی، اور پھر یہ دونوں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتے ہیں. تو بہرحال پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو
صحبتیں ہوتی ہیں وہ اگر آوارہ ہیں تو پھر سمجھیے کہ تباہی و بربادی یقینی ہو جاتی ہے. تو خبردار چوکس رہیے اس طرح کے واقعات سے، کیونکہ منشیات زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.